अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते भाई लोग। पूरे जितना मेरा यारो है, बड़े भाई है, जितने काइट लवर है, आज एक आप लोगों का सामने बहुत ख़ास बातें पेश करने वाले हैं हम। तो ये हमारा कोई हस्ती है जिसको आपसे मिलाएंगे, जिसको पूरा हिंदुस्तान, पूरा दुनिया जानता है, जो कि आज हमें उनको मेहमान बना के अपने घर लेके आए हैं और आप लोगों का सामने पेश करेंगे। ये इसलिए है कि एक तो हमारा बेटा ये चैनल चला रहा है और इस चैनल को प्रमोट करने के लिए एक स्पेशल गेस्ट हमारा घर आया है, जिसको आप देखने के बाद बिल्कुल दिल खुश हो जाओगे। और पूरा वीडियो को शांतिपूर्वक आप लोग देखना और मज़े से देखना, ठीक है। और इसको देखने के बाद बढ़िया से सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, कमेंट्स करना और वीडियोस को आगे बढ़ा के शेयर करना, ठीक है, ताकि पतंग के दुनिया को, सारा मामला को लोगों के सामने आए। ये बहुत बड़ा पुराना ट्रेडिशन है, नवाबों का, राजाओं का ट्रेडिशन है, लेकिन आज ये ट्रेडिशन जरा सा नीचे लेवल में आ गया। इस लेवल को आगे बढ़ाने के लिए हमारा स्पेशल गेस्ट जो है आप लोगों को कुछ बताएंगे, पुराना बात, नया बात सब बताएंगे, ठीक है ना। आप लोग इसको मजे लेते हुए इसको एहसास करें, इसको फीलिंग्स करें और देखिए आगे बात हम लोग लेके जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, नमस्ते। देखिए आप लोगों के सामने कौन आए हुए हैं हमारा बुजुर्ग नासिर भाई, बात कीजिए। भाई बच्चा हमारा हमको बुजुर्ग बोल रहा है, लेकिन अनऑफिशियली मैं अभी 14 साल का हूँ। वैसे हमारी उम्र 62 की हो गई है। आप तमाम भाइयों को, जितने सारे पतंगबाज हैं, सब बड़ों को मेरा सलाम और छोटों को मेरा बहुत बहुत प्यार। आज ये हमारी खुशकिस्मती है कि इस बच्चे की चैनल में मैं आया हूँ और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप अपनी दिल की बात को रख सकते हैं, आप अपनी मन की बात को रख सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान को पहुंचा सकते हैं बैठे बैठे अपने घर, इस चैनल के माध्यम से। लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि हम पतंगबाज, पतंग के शौकीन, एक ज़माना था जो पतंग की पूजा की जाती थी, आज वो पतंग की ये नौबत आ गई है कि हम लोग नीचे गिरते चले जा रहे हैं। इसके लिए कुछ बातें हमें आपसे करनी है। आज वासिफ मेरे साथ बैठे हैं, हमारे कलकत्ते के मशहूर, इनकी टीम आनंदा पालित, और दूसरा इनका काइट एम्पोरियम। कहिए जनाब। अभी इनसे हम लोग काफ़ी बारे में सवालात करेंगे, जो आप लोगों को समझ में आएगी बात। सबकी सवालात भी इसमें हैं, जो बहुत लोगों का सवाल है जो हक में है। पहले इनके जिंदगानी के बारे में हम लोग पूछेंगे। लाइफ का, इनका पतंग का जो स्ट्रगल, जो पॉइंट है, ठीक है, इन्होंने पतंग के लाइफ के लिए इन्होंने क्या क्या खोया, कैसा, कहाँ से शुरू किया, ये बात थोड़ा सा आप बताइए। ये तो मेरी जिंदगी के पोल खोल रहे हैं भाईजान लोग। भाइयों, असल में मैं सेंट जेम्स का स्कूली करता था और उस वक्त हमें, उस ज़माने में मैं 1979 से पतंगबाजी करना शुरू किया, जो अभी मेरे ख्याल से जो बच्चे लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे। हमारा तो 88 में पैदाइश है। ये मेरा 5th जनरेशन कलकत्ता में चल रहा है। उस वक्त हमें 5 रुपए मिलते थे टिफिन के लिए। उस पैसे को मैं खाता नहीं था, 4 चौवे मंझे और 4 चौवे पतंग लेता था, 4 आने की, और पतंगबाजी करता था मैं छत से। धीरे धीरे शौक बढ़ी और हमारे पास ही रहते थे शहीद भाई और कुतुब भाई, जिन्होंने हमें मैदान ले गए। मैं 79 से पतंगबाजी शुरू करने लगा। उस दौर में बंगाल में 3 जोन हुआ करती थी पतंगबाजी की। एक तो कलकत्ता, दूसरा मटिया बुरुज और तीसरा एक हावड़ा जोन होता था। यहाँ 3 जगह से पतंगबाजी होती थी, जो आज तक कायम है। और एक जगह बढ़ गई बाद में, वो हो गई बेहाला और सरसोना, ये टालीगंज। अभी तो इतनी हो गई कि कहीं बंगाल की किसी कोने में कोई जगह नहीं जहां पतंगबाजी नहीं होती है। तो मेरे दौर में जो पतंगबाजी होती थी, उस दौर में बड़े बड़े तुर्रम खान, जैसे कि जहीर भाई, हमारे यहाँ की टाली बेल्ट के शैलेंद्र चटर्जी, हमारे देबू मुखर्जी, हमारे बेटे बाबू भवानीपुर के, बहू बाजार के, धर्मतल्ला के रहमान साहब,
एक भानु साहब थे, ये सब दिग्गज, एक मुफाजिल साहब, ये सब दिग्गज पतंगबाज थे उस जमाने में, और हमारी पतंगबाजी होती थी। मैं 79 से शुरू किया, 79, 80, 90, 200 एंड 210, 5 जनरेशन मेरी चल रही है। अभी तो मैं बच्चों के साथ पतंग लड़ाता हूँ जो अभी मेरे ख्याल से मेरे बेटे की उम्र के भी नहीं होंगे। मैं आज भी वही शौक कर रहा हूँ, ये अल्लाह का देन है। आपका एज? ऑफिशियली तो मेरी एज 62 इयर्स हो रही है, बट अनऑफिशियल मैं सबको कहता हूँ कि मैं अभी भी 14 साल का हूँ। और आज भी, क्योंकि 14 साल इसलिए कहता हूँ कि मैं आज बच्चों के साथ भी पतंगबाजी कर रहा हूँ, ये अल्लाह का देन है। एक सवाल ये है आपसे, आप किसका टीम में सबसे ज्यादा अच्छा शौक किए और सबसे अच्छा कप्तान लगा, सबसे अच्छा शौक करने वालों में से लगा, उन टीम का नाम बताइए। सबसे पहले तो मैंने जकरिया काइट क्लब, जो हमें जहीर भाई, सईद भाई और कुतुब भाई ले गए थे, वो कासिम अमोलिया साहब की टीम थी, वो मैंने उसमें 2 साल लड़ाया। उसके बाद मैं ट्रांसफ़र हो गया बहु बाजार काइट क्लब। बेटे बाबू के नाम से एक शख्सियत थी जिनका भीमचंद्र नाग मिठाई दुकान से वाकिफ़ है, वो, उनके टीम में मैं 5 साल लड़ाया। फिर उसके बाद असल में मैं एक वाहिद ऐसा प्लेयर था जो हमें सिलेक्शन की जाती थी एसोसिएशन की तरफ से अपने ज़माने में, कहाँ से लड़ाएंगे, कि हम कहाँ से लड़ाएंगे। मांझा का ऑफर होता था, पैसे का ऑफर होता था, जैसे साइनिंग अमाउंट होते थे उस ज़माने में। उसके बाद मैं चला गया मिर्ज़ापुर काइट क्लब, फिर मैं चला गया पाक सकस काइट क्लब। एक वासिफ साहब थे, नूर क्या जो है वो पाकशो सिनेमा हॉल के, उनके यहाँ लड़ाया। मतलब मुख्तलिफ 5 साल 10 साल, और सबको मैं ट्रॉफी देता रहा। और अल्लाह का करम है, आज भी मैं दिन भर, जिंदगी भर इसी तरह अगर हाथ पैर सलामत रही तो मैं पतंगबाजी करता रहूँगा। नासिर भाई का 62 साल उम्र होने का बावजूद भी आज वो मस्त अपना ज़िंदगी को बिता रहे हैं, पतंग को अपने संग में रख कर उसकी ज़िंदगी में समा गए और बहुत बेहतरीन शौक़ कर रहे भाई साहब। आप लोग इस हिसाब से आगे भी ये वीडियो को देखिए और इनसे बहुत सारा सवालात हम करेंगे। इस हिसाब से जो है आप लोग देखते रहिए और मज़ा लीजिए, है ना। चलिए भाई, आगे हम इनको सवालात करते हैं और बहुत बढ़िया तरीक़े से आप लोग फॉलो कीजिए। ओके, चलिए एक सवाल और किया जा रहा है आपको। पतंग का फॉर्म जो कैसा लॉन्ग टाइम चलाया जाता है, ये कैसा आप अभी तक चला रहे हैं, इसको मेंटेन कैसा हो रहा है? जैसा हम लोग 10 साल 15 साल बाद बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन आज अब चला रहे, इसका तो कोई राज होगा। ये राज क्या है? भाई 62 साल उम्र, 20 साल उम्र से लड़ा रहे हैं, आज 62 मतलब 42-45 साल लगभग पतंग उड़ा रहे हैं। तो ये कैसे? जैसे हम लोग तो भाई अभी 41 साल उम्र हो रहा है, अभी हालांकि मेरा बीमारी है, बहुत तबीयत खराब हो जाता है, लेकिन हम लोग और भी सारा शख्स लड़ा, बहुत सारे शख्स है जो इस फॉर्म को चलाते जा रहे हैं। कैसे, इसको कैसे आप लोग पार कर रहे हैं, ये भी थोड़ा सा शौकीनों का सामने रखिए। ये पतंगबाजी दुनिया की सबसे अहम तरीन सवाल जो आज वासिफ ने करा, फॉर्म को मेंटेन रखना। कैसे आप अपने आप को एवरग्रीन स्टार कहलाएं या ऑलवेज द बेस्ट कहलाएं, क्योंकि दुनिया में कोई अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आता, हर कोई एक दूसरे को देख के सीखता है। तो पतंगबाजी सीखने के लिए 60% देख के सीखी जाती है, और अपने आप को फॉर्म को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट की जरूरत पड़ती है। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट है, सेल्फ कॉन्फिडेंट, एक बात याद रखें, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंट अगर आपके पास है तो आप इसमें सदा बाहर रहेंगे। दूसरी पिलर आती है कि अपने आप को कभी बड़ा ना समझे। अगर आज आपने किसी को हराया है या किसी को ज्यादा पैसे काट दिया है, नेवर थिंक योरसेल्फ टू बी द बेस्ट, बिकॉज देयर इज ऑलवेज समवन हु इज बेटर देन यू। अगर इसको आप अपने तय तक रखें तो आपका फॉर्म कभी नहीं गिरने वाला। और रही बात, सबसे बड़ी बात, आज मैं 9 काटा हूं, मैं कल 9 कट भी सकता हूं। कल क्या, मैं हफ्तों पतंग कट सकता हूं।
पतंग की फॉर्म को वापस पाने के लिए, उसका एतमाद, उसका कॉन्फिडेंट हासिल करने के लिए आपको तो सबसे पहला चीज ये है कि हार और जीत के दरमियान एक फासला होता है जिसे कहते हैं डर। सबसे पहले उस डर को आपको अपने दिल से निकाल देना है। जब आपकी फॉर्म गिरे तो जब आप पतंगबाजी करने जाएं तो ये ना सोचे, अंदर में ये तारी ना हो, आपके हाथ पैर कांपने ना लगे कि मैं जा रहा हूं हफ्ते दिन से कट और फिर मैं कट जाऊं। ये आप सोच के जाओ कि अब मेरे को काटना है। ये आपकी हौसला अफजाई के लिए अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़ता है ताकि मैं इसको काटूं। और हर बंदे के पास अपना एक ऊपर का पेज होता है, फेवरेट जिसे पेटेंट पेज कहते हैं, और एक नीचे का पेज होता है। जहां आप एक दो पेज काट लेंगे आपकी फॉर्म ऑटोमेटिक वापस आ जाएगी। और दूसरी चीज, अगर आप कट रहे हैं तो थोड़ी सब्र करिए। जितनी कटेंगे और जितनी हड़बड़ाहट करेंगे, मैं फिर जाऊंगा फिर काट दूंगा, फिर जाऊंगा मैं फिर काट दूंगा, तो आप कटते चले जाएंगे। लिहाजा थोड़ी सब्र करें। आप मौसम का, फिजा का हवा लें, मजा लें, चाय पिए, पानी पिए, हंसी मजाक करें। उस दिमाग से हटा दें कि मैं कट रहा हूं। देखिएगा आप जहां एक पतंग काटना शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर आप लाइन लगा देंगे। यही मेरी अपनी एक जाती फॉर्मूला है जो मैं आज तक अल्लाह की जात से, अल्लाह के रहम करम से अल्हम्दुलिल्लाह मैं पेश काटता रहता हूं। अभी एक अहम सवाल हम लोग नासिर भाई से करेंगे, जो कि हर खिलाड़ी का दिल में, पुराना खिलाड़ी, नया खिलाड़ी, सबका दिलों में एक बात आ रहा है कि पहले के ज़माने के पतंगबाजी और अभी के ज़माने के पतंगबाजी का बहुत सारा फ़र्क आ गया। तो वो फ़र्क कुछ अच्छा भी है और कुछ ख़राब भी है। वो ख़राब को बदला जाए, कैसा क्या किया जाए, इसके बारे में आप सारा कुछ सामने लाइए। पहले के पतंगबाजी का जनरेशन और अभी का पतंगबाजी का जो जनरेशन में क्या फ़र्क आ रहा है, ये कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, इसके बारे में आप बताइए। देखिए, मसला ये है, ये पतंगबाजी समझ लीजिए एक नवाबी शौक है, ठाकुरों का शौक है, राजा महाराजाओं का शौक है, राजा महाराजा का शौक है। पतंगबाजी दो तीन से जानी जाती है। एक तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत मजबूत होनी चाहिए, तब आप पतंग उड़ा सकते हो। दूसरे, टेंशन फ्री, जब तक आप नहीं रहोगे आप पतंगबाजी नहीं कर सकते हो। तीसरी चीज जो सबसे अहम है, जो चालाक इंसान है, जिसका माइंड बहुत शार्प है, वो पतंगबाजी कर सकता है, क्योंकि इसमें पतंगबाजी में प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी बहुत जरूरी थी। तो विद इन अ फ्रिक्शन आपकी एक मुट्ठे से इधर से उधर पतंग कट जाती। पहली की पतंगबाजी और आज की पतंगबाजी में जमीन आसमान का फर्क है। पहले लोग पतंगबाजी करते थे शौकिया, वो आते थे, खाना पीना होता था, माहौल सजता था। हम लोग जब मैदान जाते थे तो सारे बहू बेटियां घर की आती थी मैदान में, और सबके मेंबर्स होते थे एक साथ, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। हम लोग एक साथ मिल करके बैठ करके खाना पीना खाते थे, पतंग की शौक करते थे। जब तक पतंगबाजी हो रही है उस वक्त तक दुश्मनी रहती थी। जैसे पतंग खत्म हुई एक दूसरे से हम लोग गला मिल लेते थे, और वो भाईचारगी की एक मिसाल दी जाती थी उस जमाने में। और पहले की पतंगबाजी रईसों की गिनती में आती थी। पहले पौने लड़ते थे, आड़े लड़ते थे, कलीदार लड़ते थे। हमारे जमाने में बड़े बड़े खिलाड़ी गुजरे पूरे हिंदुस्तान में। सबसे बड़े खिलाड़ी मेरे नजरिए में सरवर जमाल साहब से ऊपर कोई नहीं है। उसके बाद थे गुरुजी, उसके बाद थे मुरादाबाद के शाबिर साहब, ऐसे बहुत सारे थे। कलकत्ते में हमारे यहाँ बेहतरीन जहीर भाई, अपने जमाने के शकूर भाई, रहमान साहब, सोलन चैटर्जी, देबू मुखर्जी, दीनू दत्तो, एक पौम साहब थे, तो हाजी शकूर, ये सब की पतंगबाजी देखने के लिए लोगों की भीड़ होती थी। वो 80 का दशक था। उसके बाद 90 आया। इसका कुछ नाम बताइए। 90 आए। 90 के जमाने में वो हमारा यहाँ पतंगबाजी 3 जोनों में बटा रहा हमेशा का। एक कलकत्ता, दूसरा मटिया बुरुज और तीसरा हावड़ा। एक जमाना था जो हमीदुल्लाह भाई और इब्राहिम भाई की दौड़ चलती थी। आपके
हावड़ा बेल्ट में। एक जमाना था मटिया बुरुज में मन्नू भाई, चुन्नन उस्ताद, इंसाफ भाई, फारूक भाई, सलाम भाई, इनका दौर चलता था। 80 की दशक का बता रहा हूं। कलकत्ते में उस वक्त हमारे यहाँ के 80 के दशक में हमारे यहाँ के इंटाली बेल्ट के देबू मुखर्जी, सोयलेन चैटर्जी, 80 के दशक में हमारे बाबू भाई, कुतुब भाई, शहीद भाई, फिर आपके बहुत सारे आए ऐसे, इनकी एक एक दौर चली। इनमें से समझ लिए 90% आज की दुनिया में नहीं है। और समझिए जो मेरे साथी जितने थे, आज समझ लिए 90 क्या 99% नहीं है इस दुनिया में कुछ। और जो कुछ है वो या तो पतंग बना रहे हैं या अपने घर से निकलते नहीं। एक मैं ही हूँ जो आज आपके सामने 5th जनरेशन से बैठा हूँ। ये अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह कि आज भी मैं उसी तरह से पतंगबाजी करता हूँ जो आज से 40 साल पहले करता था। उसके बाद दौर आया 90 का, तीसरा जनरेशन हमारा। फिर आ गए मटिया बुरुज, वही मटिया बुरुज, राज, मुस्तकीम, इधर के बेल्ट के नसीम, फिर आपके पप्पू, जफर, शकील, ये एक आफत था इनका। कलकत्ते से हमारे आ गए जिनके साथ हम बैठे हुए हैं, आफत करने के लिए आ गए थे पतंगबाजी की दुनिया में। आनंद पालित काइट एसोसिएशन की तरफ से बुरा हो गया, लेकिन अभी कुछ नया टीम है जिन लोग अभी बहुत हेवी परफॉर्मेंस थे, उन लोग अभी नाम बताइए। आनंद, मैं अभी 90 की बता रहा हूँ। हाँ, 90 में 90 में फिर वासिफ की एंट्री हुई। फिर हमारे यहाँ का होनहार खिलाड़ी राजन, टॉप क्लास के खिलाड़ी अपने दौर के राजन। जब मैं 80-85 की शौक का था, वो हाफ पैंट पहन के रहता था मैदान पे। आज वो बहुत बड़ा खिलाड़ी राजन बन गया है। राजन है, अमर है, एक थे शेखर, मर गए बेचारे। ये सब खिलाड़ी मेरे चहिता थे। राजन भाई भी बहुत हेवी शॉट कर रहे हैं आजकल। एक बोल्टू दा, आज भी अगर मेरे बाद कलकत्ते में कोई सीनियर है तो दैट इज वन एंड ओनली पर्सन, दैट इज राजन, जो मेरी तरह रोज का शौक उसकी भी बंधी हुई है। राजन भाई शौक नहीं करेगा तो चैन नहीं। और उसके बाद आ गए अब 2000 की दशक। ये इसने भी 3-4 साल आफत किया रहा हम लोगों के लिए। इनको भी काटने पे मजबूर रहते थे हम लोग, राजन को काटने पे मजबूर रहते थे। एक डनकन था, नंटू थे मटिया बुरुज के। ये सब अपने अपने दौर में तुर्रम खां माने जाते थे। उसके बाद अब जो ये जेनरेशन आई है, मेरे ख्याल से मेरे बच्चे भी इतने बड़े हो गए कि ये लोग नहीं है अभी। जैसे पोचू हैं, आपके आरिफ हैं, कौड़ी हैं, बेंजामिन है, हमारे आरिफ अली उर्फी आरिफ हैं। आरिफ भाई अभी बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, बहुत वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अमजद है। और ये पैसा खर्च का जो मामला है, ये देखो कुछ ऐसे करोड़पति भी है ना, तो वो कैसा खर्च नहीं करते, लेकिन जिसको दिल से शौक है, जैसे आरिफ हुए, आरिफ भाई बेहद पैसा खर्च कर रहे हैं। तो ये लोग शौक के जरिए जिंदा है, शौक के जरिए जिंदा है। अगर उनको बोलते आरिफ भाई ये सामान, हालांकि आरिफ के पास 50 लेटाई घर पे पड़ा है, आरिफ भाई ये चरखी आई है यार बहुत उम्दा, दे दो नासिर भाई। अब उसकी 5000 भी बोलो वो ले लेगा। तो ये हुआ पहचान शौकीन के। वो जिसको पसंद जो चीज आती है ना, तो वो दाम नहीं देखता, वो उसको हासिल करना चाहता है। तो जैसे आरिफ हुए, राजन हुए, ये सब लोग हैं, बहुत शौक। ये शौकीन के ग्रुप में आते शामिल होते हैं कि इनको शौक करना है। शौक हमको कैसा करना है मुकम्मल। एक सवाल, एक्चुअली टाइम बहुत कम है इसलिए हम लोग सवाल जल्दी जल्दी कर रहे हैं। सवाल ये है कि हम लोग कोलकाता में 70-80 साल से शौक कर रहे हैं, कोलकाता वाले, लेकिन कुछ बंदा जो है हम लोग का सामने सवाल खड़ा किए हैं कि हम लोगों ने फाइनल ट्रॉफी नहीं ले पाए, या फाइनल में कैसा पहुंचे नहीं पहुंचे। हमारा उम्र तो 40 साल है, आप बड़े हैं, आप हमें बताइए ये कि हमारा कोलकाता में ऑल इंडिया टूर्नामेंट का क्या रिकॉर्ड रहा, कोई बाहर लड़ाया या कलकत्ता में लड़ाया, कितना टीम कौन कौन साल में बाहर मतलब फाइनल पहुंचा, रनर हुआ, चैंपियन हुआ या नहीं हुआ, ये सारा डिटेल थोड़ा सा बताइए। अगर कोई आपको ये बोला है कि कलकत्ता कभी फाइनल नहीं गया है, चाहे वो अपने देश पे हो या प्रदेश पे हो, तो ये गलत कहा। उसको उसका मतलब कोई जानकारी नहीं। हम आपको बता दें, सबसे पहले ऑल इंडिया, उस वक्त मैं भी मैदान नहीं जाता था,
शौक नहीं करता था, लेकिन मैदान में जाकर के देखता था पतंगबाजी। 76 में बंबई की टीम और हमारे कलकत्ते की भानु बाबू की फाइनल लड़ी थी 1976 में, जिसमें बेटे बाबू थे। उसके बाद हमारे यहाँ 4 ऑल इंडिया हुई कलकत्ते में। उसके बाद 91 में एक ऑल इंडिया हुई अहमदाबाद में, जो थ्रू आउट इंडिया गया था। मैं रिप्रेजेंट कर रहा था कलकत्ता की तरफ से। उस वक्त के दौर में चिम्मन भाई पटेल चीफ मिनिस्टर थे, दिलीप कुमार, सायरा बानो, आपका सरानी, ये सारे मौजूद थे स्टेज पे। मैं वहां एज ए चैंपियन होकर के आया था 1991 में, और चिम्मन भाई पटेल के जो चीफ मिनिस्टर, उनके यहां से मैंने ट्रॉफी ली थी। दूसरा यहां टूर्नामेंट हुआ 1993 में, जिसे ऑल इंडिया गोल्ड कप के नाम से जाना जाता था। वो भी टूर्नामेंट कलकत्ता में हुई थी, जिसमें मेरा फाइनल लड़ा था बहु बाजार काइट क्लब की तरफ से। मैं पतंग लड़ा रहा था 1993 में, और मेरी फाइनल अमीनाबाद से लड़ी थी। चिप्पी थे, ये हमारे परब भाई के अजीज दोस्त थे, उनकी टीम थी। मेरी फाइनल 93 में लड़ी थी ऑल इंडिया। बहुत है ये मैसेज भाई साहब आप लोगों को मिला। देखिए, अगर कोई आपको कहा है कि कलकत्ता कभी फाइनल नहीं गई है, ये गलत है। हाँ, फाइनल चैंपियन मैं पर्सनल हुआ था अहमदाबाद में, लेकिन 93 में मेरी ऑल इंडिया, मैंने अमीनाबाद से रनर्स अप हुए। दूसरा चीज, फिर 97 में एक ऑल इंडिया, 5 ऑल इंडिया हुई। फिर 97 में वो इलाहाबाद के गुरु ले गए थे। और तीसरा जो लास्ट वाला ऑल इंडिया हुई, वो जो मैंने इस बंदे के बदौलत, इसके नाना नानी के नाम से करवाया था मैंने 2018 में। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बहुत परेशानी झेलनी पड़ी थी ड्यू टू वो आपके ग्रीन ट्रिब्यूनल वालों की वजह से, कोर्ट बैंड होने की वजह से बहुत अफरा तफरी होने के बावजूद भी मैदाने नहीं थी बिल्कुल। कैसे कैसे करके हम लोगों ने कंप्लीट किया। उसमें भी इसकी बहुत बड़ी हाथ थी। ये हमारा जॉइंट फाइनेंसर था। ये इसने उसमें जो मेहनत करी, उस वक्त ये बीमार भी था, लेकिन अपने सारे मेहनत को इसने सारे तवज्जो अपने ऑल इंडिया में दिए, और इसके सहारा मैंने ऑल इंडिया को कंप्लीट करवाया 2018 में। और आपको यहाँ ये भी बता दूं, इसमें भी फाइनल कलकत्ता आई थी दिल्ली के साथ। दिल्ली के छोटे गयास और वो आबिद वगैरह थे, और हमारे कलकत्ता के नीरज थे, जिसने फाइनल लड़ाई थी। ये टीम आप लोगों को नजर आ जाएगा। एक पतंग का छोटा दुकानदार है, विश्वनाथ काइट शॉप, वही इसका ओनर है, जो कि रनर हुआ था, फाइनल भी लड़ाया था। चैंपियन जो हुआ था वो मथुरा हुआ था, जिसमें ग्यास भाई, सैली भाई ये वगैरह थे। और ये जो है रनर जो है कोलकाता हुआ था, यानी फाइनल लड़ाया नीरज था उस टीम में, ठीक है ना। फाइनल कोलकाता का नीरज और भी सब बच्चे एकदम बच्चे, लेकिन ओनर जो था विश्वनाथ था, वो रनर हुए थे। तो ये बात आप लोगों को समझने, कई दफा कोलकाता जो है फाइनल लड़ाया, अब चैंपियन नहीं हो पाया, ये नसीब की बात है। कभी तो मुझे जो इंटरनली मालूम है, बोलना नहीं चाहिए, फाइनल में तो इन्होंने कभी किसी टीम को भी गेम छोड़ा है, फाइनल चैंपियन होने के लिए दिया है। हालांकि ये बोलना नहीं चाहिए ये, लेकिन मेरे दिल में रह नहीं रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इनका कोई ईयर में कोई एक गेम में इन्होंने गेम छोड़ा था, ठीक है सर, वो पर्सनल है, वो एसोसिएशन की बात थी, एसोसिएशन बात थी, जो भाई इस टीम को जो है चैंपियन होना है, छोड़ दो। भाईचारा के माने में वो एक अखलाकी ताल्लुकात का था, वो भाईचारगी मामला था। उसका नाम हम नहीं ले सकते हैं। बेटे बाबू से बहुत अजीज थे, बहुत अजीज थे। पहले के जमाने में ना सब घर घर की मामला होती थी। अब तो ईगो वाला मामला, पहले ऐसा मामला नहीं था, इसलिए ऊंची आवाज में मैं दरअसल बता रहा हूँ। खैर, दूसरी सवाल मैं ये नासिर भाई को आज करना चाहूंगा। आज ब्रिगेड ग्राउंड बंद है और इसके लिए हम लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है, ठीक है। तमाम खिलाड़ी आके सवालात खड़े करते हैं कि नासिर भाई टूर्नामेंट खत्म करवाया, उसके बाद जो है हम लोग का ग्राउंड नहीं मिल रहा है, और ये क्या मसला है भाई। आज जगह जगह से खेल बंद हो गया, इसका भी कुछ सॉल्यूशन ढूंढिए, बताइए, ये कुछ तो बताइए। ये तो हम लोग तो परेशानी में गिर गए। ये हम लोग का बाप दादा से संपत्ति से भी ज्यादा महंगा था हमारे लिए, जिसके लिए हमने घर छोड़ दिया था। उस मैदान के लिए मैंने अपना घर छोड़ा था, ये पूरा दुनिया को मालूम है। बताइए भाई। बहुत रोना आता है इस सवाल को सुन करके, बहुत तकलीफ होती है दिल में कि 40 साल हम लोगों ने हुकूमत करी है कलकत्ता मैदान में। और एक मैदान, एक और जगह था जेटी,
मटिया बुरुज की। ये 2 जगह हम लोग का पतंगबाजी का दुनिया का शहंशाह कहलाया जाता है। जो हिंदुस्तान में ऐसा मैदान ब्रिगेड जैसा नहीं मिलेगा। कुछ लोगों का कहना है कि हमने 2018 के बाद टूर्नामेंट कराने के बाद इस मैदान को बंद करवा दिया। ये मेरा जाति कुछ लोग हैं जो हम पर इल्जाम लगाते हैं। ये आप सबसे ये देखिए, मैं आज लाइव आया हूं इसमें क्योंकि मैं खुद एक पतंग का पुजारी हूं और मैं बंद करा करके छतों पे शौक करूं, ये कोई आपको यकीन के लायक ही नहीं है। पतंगबाजी बंद हुई है 2-3 कारण की वजह से। एक तो आपके ग्रीन ट्रिब्यूनल वाले जो कोर्ट में मैटर है, वो चाइनीज डोर वगैरह का मामला था, इसके वजह से बंद हुई। वो भी खैर अभी केस चले, वो आहिस्ते आहिस्ते नॉर्मल हो जाएंगे। दूसरी, हमारे पतंगबाजी की दुनिया की माहौल बहुत गंदी हो गई थी, जो साफ बात है। तो और सबसे बड़ी बात है मेंटेनेंस। जो मिलिट्री वालों ने कहा था कि ब्रिगेड ग्राउंड एक ऐसी ग्राउंड है जहां बाइक चलाना बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन वो हम लोग सुनते नहीं थे। माउंटेन का कम से कम 180-90 कंप्लेन थे और कुछ उल्टा सीधा काम भी होने लगा था ब्रिगेड मैदान में, जिसके बाकायदा उन लोगों के पास प्रूफ थी। अभी भी कोशिश कर चल रही है। वो हमारे हफीज भाई हैं, हमारे बेन हैं और एक हमारे कासिफ हैं जो अभी भी कोशिश में लगे हुए हैं। अल्लाह ने चाहा तो इसकी हम लोग बीच में खुली थी, लेकिन फिर कोई ऑफिशियली पेपर वर्क जो उसकी फॉर्मेलिटीज है उनको पूरी नहीं कर सका हम लोगों ने। तो मेरे ख्याल से चालू होगी, बट इन कंडीशन हम लोगों को मिलेगी मौका। मेरे ख्याल से 4 ही महीने की मिले या 5 महीने के लिए मिले, बट इन कंडीशन मिलेगी। और उस कंडीशन को अगर हम लोग मेंटेन करके चले 3 या 4 महीने के जो भी वक्फा मिलता है, तो समझ लीजिए कि हम लोग फिर से पतंगबाजी शुरू कर सकते हैं। अगर उस कंडीशन को मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। हमारा रिक्वेस्ट है कि भाई इसमें हम लोग ध्यान दें कि भाई जगह जगह से छतों पे गेम बंद हो रहा है। अरबाना, चौबागा, कहीं से भी हम लोग लड़ा रहे थे, सब बंद हो जा रहा है। आज ग्राउंड खुला रहेगा और अपने आप को संभाल के धीरज के साथ हम लोग अगर ग्राउंड खोल सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। हम लोग आपस में लड़ा या किसी को तोहमत देना बंद करें, हम लोग मिल मिलाप रखें, ठीक है ना। हम लोग इस चीज के लिए बहुत कुर्बानी दी। अभी बिन्यामीन ने भी बहुत बेचारा मेहनत किया, मैं क्यों गलत बोलूं, बिन्यामीन ने बहुत पैसा भी खर्च करा बाकायदा। अभी हम लोग इसको अंजाम दिया। सब हम लोग के अंदर इकाई रखें, कोई भेदभाव ये सब ना रखें। अच्छा, जैसा कि अभी एक सवाल और हम करेंगे, पतंग का दुनिया में ये जो बिजनेस चल रहा था कोलकाता में, ये कोई नया बिजनेस नहीं था। हम तो 10-12 साल आए हैं, इससे पहले भी बहुत बिजनेस चला, बहुत लोग आए और बिजनेस को संभाल के रखा। इसके बारे में नासिर भाई बताइए, बिजनेस का ये जो कोलकाता में पतंग मारने का जो बिजनेस होता था और कैसा होता था, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, इसके बारे में बताइए। मैं तो 79 से पतंगबाजी कर रहा हूं। उस जमाने में 3-4 दुकानें थी। एक तिनकौड़ी थे, एक धानादा की थी, एक नेबूतल्ला में अजीत दा की थी। उस जमाने में 60 रुपए की चरखी आती थी अच्छी। तो रहा बात बिजनेस वाला मामला, सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस बिजनेस को नहीं भी जानते हैं उनके पास पैसे हैं। अब हम नासिर को कैसे गिराएं, वासिफ को कैसे गिराएं, अजीता को कैसे गिराएं, बप्पा को कैसे गिराएं, ये अभी मसला जो आ गया यहां बिजनेस का नहीं है, यहां ईगो वाला मसला आ गया। अब फर्ज कर लीजिए वासिफ की जो ओरिजिनल ब्रांड जिससे वासिफ मशहूर है, गोल्डन पीकॉक, आपके सोडा सुल्तान, उनका निसार खान का अपराजीत, ऐलाने जंग, इनके ऐलाने जंग, ये ब्रांड मैं दावा करता हूं, मैं पूरा हिंदुस्तान घूमता हूं, बरेली भी जाता हूं, मैं आज ओपन कहता हूं ये 3 ब्रांड वासिफ का जिससे इसकी पहचान है, ये किसी को नहीं मिल सकती। मैं जानता हूं ये कहां से लाते हैं, किसके तरफ से लाते हैं, नहीं मिल सकती। लेकिन अरे भाई मांझा तो बहुत सारे हैं, अभी तो दुनिया के बहुत सारे मांझा चल रहे हैं। यह नहीं कि मैं आज कासिफ एम्पोरियम में बैठा हूं, मैं इसकी हिमायत कर रहा हूं, इसकी सिफारिश कर रहा हूं। मैं आज आपको बिल्कुल 100% सही बात कह रहा हूं।
चाहे वो वासिफ हो, चाहे वो बप्पा हो, चाहे वो सम्राट हो, चाहे वो बागा हो, हिंदुस्तान के कलकत्ते के कोई भी दुकानदार हो, एक ही मशवरा है, आप अपनी ब्रांड को चलाओ। अल्लाह ताला सबको 2 पैसा रोजी रोटी की लायक बनाया है, उसकी किस्मत में लिखी, अगर तुम्हारे पास 5 रुपया तो तुम्हें 5 ही रुपया मिले। आप अगर किसी को नुकसान पहुंचा करके, किसी की नकल करके, या किसी को जलील करके, या किसी को बुरा भला कह के अगर आप सोचोगे कि अल्लाह ताला या आपका भगवान या आपका गॉड आपको ऊपर उठा देगा, वो आपको कुछ दिन के लिए होगा, लेकिन आप वहीं रहोगे जहां आप पहले थे। ये मेरा दावा है आपको, चाहे वो पतंगबाजी हो या बिजनेस हो। मेरी रिक्वेस्ट है हर भाई से, जो भी कारोबार करते हैं या पतंगबाजी उड़ाते हैं या करते हैं, आपस में मेल रखें और एक दूसरा को चोट देने की दिल में चोट ना दें। दुनिया में सब काम करें, किसी की पेट में लात ना मारे, किसी के दिल में दुख ना पहुंचाए। सबसे बड़ी बात है, बीच में एक बार बोल रहा हूँ नासिर भाई को, इसमें आप लोग मैसेज ले लीजिए, मैंने हर दुकानदार से कभी दुश्मनी नहीं। मेरा पास में तीर्थो है, गूजा है, संजय, नए नए दुकान, मैं सबको सलाह देता हूँ भाई ऐसा काम करते लोग मेहनत करके खा। मैंने बप्पा दा से भी कभी, मैं अपना जो ओन चीज होता है मैं उसको पकड़ के रखता हूँ, वो मेरा हक है भाई। उस ब्रांड को मैंने मेहनत किया, डिपॉजिट मानी दिया, पैसा खर्चा किया, तो मेरे किसी के ऊपर जलन नहीं है, किसी के ऊपर हिंसा नहीं। होना भी नहीं चाहिए। दुनिया बहुत बड़ा है, करोड़ों आदमी रहता है कोलकाता में भाई, हजारों दुकान खुल जाए कोई परवाह नहीं है। लेकिन एक चीज क्या है, एक आध बंदा क्या कर रहा है, जब नहीं सक रहा है तो उसमें डुप्लीकेट मांझा तैयार कर रहा है, ये तो गलत है ना भाई। मैं लाखों रुपए का चैलेंज लगा के बता दूंगा, मैं बरेली तक पहुंच सकता हूँ सामान लेके उस कारीगर के पास, लाइव वीडियो दिखाऊंगा, उसकी अगर हिम्मत है, वो डुप्लीकेट बना रहा है भाई। हालांकि ये वीडियो इसके लिए नहीं था, ये नासिर भाई के लिए ही था, लेकिन फिर भी ये मैसेज को देना जरूरी। इन्वायरमेंट बहुत खराब हो गया, खामोखा का लोगों को बता रहा है कि मेरे वासिफ को बर्बाद कर देंगे, खत्म कर देंगे। अरे भाई तुम तो मेरे दुकान में आते थे, तुमसे मेरा जान ना पहचान ना तुमसे मेरा कोई दुश्मनी, फिर भी तुम लोग अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए मेरे बारे में ईगो तैयार कर रहे हो। अरे भाई क्या हुआ भाई, अल्लाह तुम्हें भला रखे भाई, तुम बढ़िया इंसान हो, खटो, अपना 2 हाथ पैर अल्लाह ताला ने दिया, बहुत मेहनत करो, खाओ पियो, बड़ा बनो, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरा ब्रांड में हाथ क्यों डुप्लीकेट बनाने का जरूरत क्यों, बात यही है। चलो भाई ये बात बाद में होगी। ये आप बताइए कुछ पतंगबाजी का और टिप्स बताइए जो इंसान और भला बन सके, और बढ़िया से कुछ खास बात है आप उसको बता के, ये वीडियो खत्म होने वाला भाई, बस यहीं तक। पतंगबाजी 2 फेज में चलता है, एक ठंडे के मौसम पे और एक गर्मी के मौसम पे। ठंडे की जो हवा रहती है, आपको बता दे हर कोई पतंगबाजी कर लेता है, लेकिन आपके खास आज बात बता दे रहा हूं, जो हमारे यंग जूनियर जो बच्चे हैं पतंगबाजी कर रहे हैं। मैं अभी कुछ दिनों से, अभी देखिए 25-26 की हवा चल रही है, मैं छतों में पतंग उड़ा रहा हूं। तो ठंडे में क्या, आप जैसी चाहो पतंग, हल्की हो तगड़ी हो लड़ा लोगे आप, लेकिन गर्मी में पतंग को आपको कैसे संभालनी है, पतंग को कैसे महफूज रखना, उसको जाया नहीं होना है, ये मैं आज आपको बता रहा हूं। हवा इतनी तेज चलती है कि आप पतंग को काबू पे नहीं रख पाओगे। अब मिसाल के तौर पे मैं बता रहा हूं, से देखिए भाई लोग, ये जो टिप दे रहे हैं नासिर भाई, ये बहुत, ये देखिए ये पतंग है। ठंडे की हवा में आप जैसे चाहो पतंग को बांध लो, छोटी कर लो पन्नी, बड़े पन्नी कर लो, जैसे चाहो आप कर लो, ठंडे में आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब गर्मी की मौसम आती है, ये अभी जो चल रही है 25-26 की हवा, आपको एक बात बता दें, इसमें सबसे बड़ी इसकी खासियत है, कमान जो होती है बिल्कुल पतंग को सीधी रखती है। पतंग का फैसला कमान जो करता है वो पतंग सीधे रखने के लिए करता है, बाकी सारे कारीगरी जो होते हैं इस ठड्डे पे होते हैं। ये गर्मी का हवा में ये वाला बता दो, जो भारी कमान भारी ठड्डा हो तो उसको कैसे छील छाल के आप सेटिंग कर दो, वो पूरा ओपन कर दो, ये कलाकारी सीख ले लो। ठड्डे जो हैं आप देखिएगा, बहुत सारे लोग पतंग उड़ाते हैं, वो बढ़ा ही रहे, पतंग टूट के चले जा रही है, या उसने एक पेच काटी, पतंग टूट के पतंग जाया हो रही, रहती नहीं है। लेकिन मैं आज आपको एक दावा कर देता हूं, अगर मेरे कहने से अगर आप उस तरह से पतंग उड़ाएंगे, ना आपकी पतंग टूटेगी, ना आपकी पतंग जाया होगी, और ना आपकी पतंग ये जो साइड फटती है, अक्सर 80% कोर फट जाती है पतंग की गर्मी में। आप इस मेरे फॉर्मूला, मैं तो एक नाचीज इंसान हूं,
फिर भी जो मैंने सीखा है बड़े बड़े उस्तादों से वही मैं जिक्र कर रहा हूं, इसको आजमा के देख लेना। ठड्डे जो है, कमानी आप जितनी तेज उड़ा लो, टाइट उड़ा लो, उससे कुछ आती जाती नहीं है। ठड्डे को मुलायम रखना, वो चाकू से इसे छील लेना, इतना भी मुलायम ना हो जाए वो बिल्कुल झाड़ू तिनका, लोचदार हो जाए, जरा सा निकालना है, हल्की से उसको बराबर मिलाना। ये बिल्कुल डेंगी के तरीके होना चाहिए, ये ऐसे आर्क, ये नहीं कि ऊपर में ज्यादा दब रही है नीचे ज्यादा दब रही है, बीच आर्क होनी चाहिए बिल्कुल, ये ऐसी होनी चाहिए। ठड्डे नरम कर देना, छोटी कन्नी बांधना, और सबसे बड़ी चीज है जो ऊपर की कमान होती है, इसको आपको बिल्कुल टाइट से बांधना है। डोरी है कुछ हाथ में सामने में, तो टाइट कर लेना, टाइट कर लेना। ये हो गई आपको। ये दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बात है, आप देखेंगे तेज हवा में कुछ पतंगे यूं बल खा रही ऐसे, और कुछ पतंगे बल ही नहीं खाती है। सुस्त हो, उसको तेजी लाना या उसको तेजी को कम करना। अगर देखिएगा बहुत सारे पत्ते जो होते हैं उनके कागज निकले हुए रहते हैं, आप उसके कागज को काट दें और यहां सेलो टेप लगा लें। जो पतंग सुस्त है आप उसको यहां दबा देना इस पोर्शन पे, वो देखिएगी आपकी पतंग हरकत में आ जाएगी। जो पतंग बहुत ज्यादा चक्कर खा रही, कंट्रोल से बाहर है, उसको अब यहां से थोड़ा सा इसको फाड़े, इसको थोड़े से इतनी से फाड़ देना, इतने से फाड़ करके यहां आप उसको सेलो टेप लगा देना। वो देखना फिर आपकी पतंग बिल्कुल कंट्रोल में आ गई। तीसरी चीज जो सबसे अहम चीज है, गर्मी में पतंग फटती है। लोग पतंग बढ़ाए 5 फीट भी नहीं हुआ, ये कोरे फट जाती है। बड़े बड़े रई पतंग वाले जो हैं, नामी गिरामी, सबकी ये कोरे फट जाती है। आप मेरी ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर ली, जब आप पतंग बढ़ाने जाएं, जब आप पूरे तैयार कर ले, खींचने से पहले आप उसको यहां से यूं पकड़ें ऐसे, और यूं पकड़ के 2 दफा नाखून से उसकी पलटैया पे मार दे। ये इस तरीके से 3-4 दफा कर ले। 3-4 दफा करेंगे तो इसकी जो खड़खड़ाहट है, जो इसका कांटापन है, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और इसमें कभी टेप ना मारना, ये फिर देखना आपकी पतंग फटेगी नहीं इंशाअल्लाह ताला। और अगर आप ठड्डे छील करके आप पतंग उड़ाएंगे, आपकी पतंग टूटेगी भी नहीं। अब आप पूरे लट्ठेदार पतंग बांध दोगे तो आप खुद उड़ के चले जाओगे। तो यही है हमारी टिप्स। अगर आपसे बोलने में, वासिफ बैठे हैं साथ में, आज बहुत खुशी हुई कि इस प्लेटफॉर्म में आकर के हमने अपनी जिंदगी के सारे इतिहास पोल खोल दिए हैं। बहुत हमने बर्बाद भी की है पतंगबाजी में, और बहुत पाया भी है। आज पतंगबाजी से मेरा हैसियत पहचाना जाता है, मेरा नाम पहचाना जाता है, मेरा पहचान पहचाना जाता है, और कारोबार भी मेरा इसी पतंगबाजी की दुनिया से पहचाना जाता है। तो लिहाजा खत्म करने से पहले मेरा एक मशवरा है तमाम शौकीनों को, किराए मेहरबानी हाथ जोड़ के एक दूसरे से गले लग के चले, छोटों को भी मोहब्बत दे, बड़ों की इज्जत करें, एक दूसरे के पीछे न लगे, उनको लंगी बांधने की कोशिश ना करें, उनकी बुराई ना करें, क्योंकि आज आप किसी को बुराई करोगे वो कल एक हो जाएगा, आप बीच में फंस जाओगे। बदनीयती से दूर रहिए भाई लोग। मेरी एक ही गुजारिश है, पतंगबाजी हम लोग का जमाना में उरूज पे था, वी वर इन अ लाइमलाइट ऑफ आवर कैरियर, आज हम लोग वी आर इन अ ट्वाइलाइट ऑफ आवर कैरियर। आज पतंगबाजी के लिए हम लोग रोते क्यों? क्योंकि आप किसी भी गली, किसी मोहल्ले, किसी सड़क, किसी इलाके में आप चले जाए, कहीं आपको इकाई नजर नहीं आएगी। सब आपस में, अगर हम वासिफ कहीं आए जाए हैं तो कल को कोई आकर के वासिफ को बताए नासिर तुम्हारे बारे में ऐसा बोला, हमको आकर बोला वासिफ तुम्हारे, अब हम बोला सोचा नहीं समझा नहीं, पलट उठा के फोन, अबे वासिफ क्यों तूने ऐसा बोला, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। तो इन सबसे सावधान रहें। अगर मुझसे बोलने में या कहने में या सुनने में कुछ गलती हुई है तो मैं आप सब लोगों से माफी मांगता हूँ। आप सबको मेरा और वासिफ की तरफ से प्यार और मोहब्बत, और अल्लाह ताला इस वासिफ काइट एम्पोरियम को, इसकी पतंगबाजी को, इसकी सेहत को अल्लाह ताला इतना बेहतरीन बनाए कि ये हमसे भी ज्यादा बूढ़ा हो जाए लेकिन साला पता नहीं देखता रहे, ये पतंग उड़ाता रहे। 60 साल का जिंदगी है दोस्तों,
फिर 70 साल जिएंगे, उसके बाद चले जाना है। मेरा तो 60 साल भी होगा कि नहीं, अल्लाह मालिक। आप लोग सब खुश रहिए। बोलिए। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि जब आप इस चैनल को देखें तो बराए मेहरबानी सबको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो है आज सोशल मीडिया के माध्यम से आज अपनी दिल की आवाज, अपनी मन की आवाज लोगों तक पहुंच जाती है। तो जितनी हो सके खाली ठोकते रहो साले को, उसमें ठोकते रहो, खाली ठोकते रहो और देखना फिर आप। और इसी तरह से, और मैं तमाम हमारे जो सीनियर जूनियर है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी तरह से वीडियो बना बना के पतंगबाजी की दुनिया को आसमान की बुलंदी पे ले जाए। इंशाअल्लाह। शुक्रिया। खुदा हाफिज।